इसके जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के, वो ये होते हैं कि वी हैव टू कंफर्म दैट the system meets the agreed upon criteria. That means कि there should be some criteria. Okay, all right, now the system meets the requirement. Now the system does not meet the requirement. And we have to identify and resolve the discrepancies if there are any. कि आपकी डेवलपमेंट साइड एक बात कह रही है, जबकि आपकी जो यूज़र्स हैं, कस्टमर्स वाली साइड है, जो बायर्स हैं, वो दूसरी बात कह रहे हैं. देन डिटर्मिन द रेडीनेस ऑफ द सिस्टम फॉर ऑपरेशंस. ये वो बात है जो हम कुछ देर पहले कर रहे थे कि यूज़र के कंसर्न्स उनके अपनी इन्वायरमेंट में जाके एड्रेस हो रहे होते हैं. तो एक्सेप्टेंस टेस्ट जो है, इसका एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सिस्टम जो है ऑपरेशंस में जाके कैसा बिहेव करेगा, क्या इस काबिल है कि इसको हम ऑपरेशंस में ले जाएं. ये काम करने ये वाला ऑब्जेक्टिव मीट करना भी जो है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का पार्ट होता है. या ऐसे कहना चाहिए कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इन ऑब्जेक्टिव्स को जहन में रखकर परफॉर्म की जाती है. ये जो अग्रीड अपॉन क्राइटेरिया है, इसमें इसका मतलब है जो क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा, वो आमतौर पे वही जो हमारे क्वालिटी एट्रीब्यूट्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं. मिसाल के तौर पर करेक्टनेस को, फंक्शनल करेक्टनेस को, या कंप्लीटनेस को, इंटेग्रिटी, एक्यूरेसी, यूजेबिलिटी, परफॉर्मेंस एट्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें हमारी क्राइटेरिया में आ रही होती हैं. और जो डिस्क्रिपेंसीज वाली हमने बात की, इसमें क्या होता है कि अब क्योंकि एक्सेप्टेंस टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया जा रहा है आपके कस्टमर के एंड पे, यूज़र के एंड पे, तो इसमें होता ही है कि डिस्क्रिपेंसी, ज़ाहिर बात है, डिस्क्रिपेंसी का हाईलाइट होना या उसको ठीक करना, इसका मतलब है यहाँ पे दो पार्टीज होंगी. एक तो आपकी वो डेवलपर्स वाली साइड होगी और दूसरे आपके ये कस्टमर्स वाली साइड होगी. अब इसमें डेवलपर्स को चाहिए कि वो कस्टमर्स को पहले ट्रेन जरूर कर लें यूजेज के बारे में, सिस्टम के यूजेज के बारे में, और कस्टमर्स जो हैं दे एंड द डेवलपर दे शुड कोऑर्डिनेट, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम डिस्कवर हुआ है ड्यूरिंग दिस एक्सेप्टेंस टेस्टिंग फेज वो ठीक हो जाए विद इन कंसल्टेशन विद ईच अदर. एंड उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म्स होने चाहिए इनके पास, ताकि वो रिपोर्ट कर सकें कस्टमर्स ऑन यूजिंग दोज फॉर्म्स कि हमें ये लगा है कि ये जो टेस्ट है ये एज़ पर रिक्वायरमेंट ये रिपोर्ट करेगा सॉफ्टवेयर इज़ नॉट वर्किंग एज़ पर रिक्वायरमेंट. और उसके बाद जो आपका डेवलपर है वो यकीन वो भी सेंट पर आया हुआ होगा, उस वक्त आपके कस्टमर की साइट पर होगा, वो बताएगा कि अच्छा है ये हमारे ख्याल से तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही है, बट इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम लेट्स रिपोर्ट दिस प्रॉब्लम यूजिंग द चैनल एस्टैब्लिश्ड. और वो यहाँ से बैठ के जो डेवलपर है, जो टेस्टिंग साइड, जो डेवलपिंग साइड की तरफ से टेस्टर, जो टेस्ट इंजीनियर यहाँ पर भेजा गया है, वो यहाँ पर बैठ के इसको ख़ास तरीके से यानी ख़ास फॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए जो भी चैनल इस्टेब्लिश हुआ है उस चैनल के ऊपर वो भेज देगा. लाइक कोई सिस्टम है, कोई रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म है, उसमें वो डाल देगा. और फिर उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि ऑल राइट, इफ़ दिस थिंग कैन नॉट बी रिजॉल्व एट दिस टाइम, हम इसके ऊपर किसी एक लेटर टाइम के ऊपर कोई मीटिंग परफॉर्म करके हम इनमें से आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि वो इमीडिएटली रिजॉल्व हो जाए. कुछ चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल ठीक है, वो इमीडिएटली रिजॉल्व हो सकती हैं. डेवलपमेंट यहाँ से रिपोर्ट की गई और डेवलपमेंट साइड ने कुछ ही देर में उस चीज़ को ठीक करके एक नई बिल्ड या नया वर्जन या नया सॉफ्टवेयर इमेज जो है वो भेज दिया कि ऑल राइट दीज सेट ऑफ इश्यूज हैज़ बीन रिजॉल्व्ड, नाउ वी शुड प्रोसीड विद द रेस्ट ऑफ द एक्सेप्टेंस टेस्ट. और अगर वो ना रिजॉल्व हो सके तो फिर क्या होगा, तो फिर हम इसको लेटर टाइम पे, आप जब ये लोग कंसल्ट करेंगे उस वक्त रिजॉल्व करेंगे. इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई ऐसा काम नहीं है कि इमीडिएटली हो जाए, और इसमें कुछ टाइम भी लगेगा और कुछ शायद बजट भी इन्वॉल्व होगा. दैट मीन्स कि जो पार्टी कस्टमर वाली साइड है वो अननेसेसरीली चीज़ें प्रोलॉन्ग नहीं करेगी, अननेसेसरीली डिस्क्रिपेंसीज क्रिएट नहीं करेगी. सिमिलरली जो डेवलपमेंट वाली साइड है वो भी अननेसेसरीली डिस्क्रिपेंसीज क्रिएट नहीं कर रही होगी. अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको इमीडिएटली फिक्स करने की कोशिश करेगी, या फिर बता देगी कि इट शुड बी फिक्स्ड इन फॉर एग्जांपल एक्स नंबर ऑफ वीक्स.
तो इसलिए इवेंचुअली बहुत कम चीज़ें रह जाती हैं डिस्क्रिपेंसी वाली। आमतौर पर दोनों प्रोफेशनल तरीके से अगर डील कर रहे हो तो वो डिस्क्रिपेंसीज जो है वो साथ साथ या तो रिजॉल्व होती रहती हैं या उनके लिए टाइम मुख्तस हो जाता है कि इतने टाइम में रिजॉल्व हो जाएंगी। और बाज़ का तो होता है कि अगर वो रिजॉल्व ना हो सके इस वक्त तो बताया जाता है कि इट इज़ टाइप ऑफ न्यू रिक्वायरमेंट, तो शायद इस तरह से डील किया जाएगा इसको, तो ये भी बताया जा सकता है। तो यहाँ पे हम बता देते हैं कि हमारा कौन सा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया अफेक्ट हो रहा है इस पर्टिकुलर डिस्क्रिपेंसी की वजह से। मिसाल के तौर पे करेक्टनेस अफेक्ट हो रही है या परफॉर्मेंस वाला क्राइटेरिया अफेक्ट हो रहा है वगैरह वगैरह। वो प्रॉब्लम आई क्यों है जिसकी वजह से क्राइटेरिया अफेक्ट हो रहा है और किस तरह की चेंज रिक्वायर्ड होगी, इसकी वजह से कोई हमारे सिस्टम पर बाकी क्या इम्पैक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल इस चेंज की वजह से कुछ और मॉड्यूल्स में इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा, कस्टमर को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर हम इस एक पर्टिकुलर टेस्ट केस को देखें या इस एक पर्टिकुलर अनमेट रिक्वायरमेंट और एट द लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग देखें। यानी कस्टमर का कोई बिजनेस डिले होगा इसकी वजह से या कोई और इशू होगा, कस्टमर का इस एप्लीकेशन को ऑपरेशंस में ले जाना नामुमकिन हो जाएगा वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें। और इस तरह की डिटेल्स हम लिखते थे। इवेंचुअली डिटर्मिन करते हैं रेडीनेस ऑफ द सिस्टम फॉर ऑपरेशन। इसका मतलब यहाँ पर फिर कुछ रिपोर्टिंग इन्वॉल्व है जो समराइज़ करके हमें इवेंचुअली बताएगी कि हमें क्या डिसीजन लेना है, जो पॉसिबल डिसीजन हो सकते हैं। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की हम बात कर रहे थे कि वो एक इस्तेमाल किया जाता है एट दैट लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो ये दिस क्राइटेरिया शुड बी मेजरेबल एंड क्वान्टिफाइबल, ताकि हम ये इंश्योर कर सकें द क्वालिटी ऑफ द सिस्टम इज़ एक्सेप्टेबल। अगर ये मेजरेबल एंड क्वान्टिफाइबल नहीं होगा फिर वंस अगेन वही मसला होगा कि लोगों के डिफरेंट व्यूज़ होंगे। डेवलपर्स अपने एंड पे कह रहे होंगे ये सही एक्यूरेसी है और बायर्स या कस्टमर्स अपने एंड पे कह रहे होंगे ये सही एक्यूरेसी है। या डेवलपर्स अपने एंड पे कह रहे होंगे दिस परफॉर्मेंस इज एक्सेप्टेबल या शुड बी एक्सेप्टेबल, और कस्टमर्स अपने एंड पे कह रहे होंगे नो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल और शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल। तो इसलिए मेजरेबल एंड क्वान्टिफाइबल क्राइटेरिया होना चाहिए। अभी जो क्राइटेरिया है ये बनाना कोई इतना आसान काम नहीं है। और जैसा कि हमें पता है, अब अगर आप लोगों ने सुना हो एक मैककॉल का क्वालिटी मॉडल है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर की करेक्टनेस आती है, परफॉर्मेंस आती है, इंटेग्रिटी है, सिक्योरिटी टाइप की चीज़ें आती हैं, मेंटेनेबिलिटी आती है। इट्स लॉन्ग लिस्ट। बिल्कुल ऐसी और भी मॉडल्स अवेलेबल हैं। अगर हम क्राइटेरिया बनाने हैं तो बैकअप एंड रिकवरी भी एक क्वालिटी क्राइटेरिया हो सकता है, यूजेबिलिटी हो सकता है, कंपेटिटिव एज हो सकता है, कितना जल्दी सिस्टम अप हो जाता है यानी स्टार्टअप टाइम कह रहे हैं उसको, रिलायबिलिटी हो सकता है, अवेलेबिलिटी हो सकता है। देखिए मेनी क्राइटेरिया। तो अब इन सब का हर दफ़ा मीट होना तो शायद पॉसिबल ना हो। ये तो नामुमकिन सी बात है कि हम हर दफ़ा हर क्राइटेरिया मीट कर लें। और फिर उसमें भी हमें पता है कि जी क्राइटेरिया मीट करते हुए भी मुख्तलिफ व्यूज़ होंगे। कोई कहेगा क्वालिटी का मेरा व्यू ये है कि ये क्राइटेरिया वेरी हाई होना चाहिए, क्योंकि अगर वेरी हाई तो नहीं बस हाई होना चाहिए। तो इसका मतलब हर एक का व्यू भी यहाँ पर सब्जेक्टिविटी मौजूद है हाई वेरी हाई के अंदर भी। और फिर किसी के लिए एक क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए दूसरा क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, ये वाली सब्जेक्टिविटी भी मौजूद है। इसका मतलब है कि जो क्वालिटी के मुख्तलिफ फैसेट्स हैं इन तमाम फैसेट्स को लोग मुख्तलिफ तरह से ही, मतलब फैसेट्स हैं ही इसलिए कि लोग क्वालिटी को मुख्तलिफ तरह से व्यू कर रहे होते हैं। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर बहुत ज़रूरी है कि हम एक क्वान्टिफाइबल क्राइटेरिया बना लें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए करना ये चाहिए कि जो हमारे कस्टमर्स हैं दे शुड फर्स्ट, ये कस्टमर्स एंड बायर्स जो भी इसको रेलिवेंट है, दे शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड the relevance and relative importance of the quality facet. For example, performance, for example, scalability, for example, compliance, for example, हम अभी reliability, for example, availability। मतलब उनको इस वक्त क्या चीज़ relevant लगती है एक एप्लीकेशन के लिए। जैसे एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ तो इसमें यूजेबिलिटी शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है एज़ कम्पेयर टू हाई परफॉर्मेंस। एंड अगर मैं कोई रियल टाइम एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो उसमें शायद यूजेबिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती जितनी परफॉर्मेंस एंड उस पर उसकी डिपेंडेबिलिटी इंपॉर्टेंट लगती है। तो द कस्टमर्स एंड बायर शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड द रेलेवेंस एंड रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी एट्रीब्यूट।
और वो उनकी यूनिक सिचुएशन होगी, हर एक की अपनी अपनी सिचुएशन है, वो अपनी सिचुएशन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेलिवेंस इस्टेब्लिश करे। यहाँ पर हमारा क्या रोल है एज ए टेस्टर या एज ए डेवलपर या एज ए डेवलपमेंट साइड, वी शुड बी एबल टू एजुकेट देम एंड हेल्प देम अंडरस्टैंड दिस रेलिवेंस। हम बता सकते हैं कि अच्छा इस तरह की एप्लीकेशन में ये फीचर्स या ये क्वालिटी एट्रीब्यूट्स देखे जा सकते हैं। And then after understanding the relevance, they should select a subset of quality attributes and prioritize them to suit their specific situation. मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस मुख्तलिफ क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को देख रही होती हैं और क्या कहना चाहिए इसको, जैसे IBM है, IBM जिन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स देख रही होती है वो उसको सिर्फ नाम रखे हुए, वो कैपेबिलिटी को देखती है, यूजेबिलिटी को देखती है, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, डॉक्यूमेंटेशन, सर्विस, इस तरह चीज़ें देख रही है अपने प्रोडक्ट्स के लिए। और वेब बेस्ड एप्लीकेशन के लिए एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो लोगों ने आइडेंटिफाई किया हुआ है, उसमें कहते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रिलायबिलिटी है, फिर यूजेबिलिटी है, फिर सिक्योरिटी है, फिर अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, फिर टाइम टू मार्केट। तो ये इसका मतलब प्रायोरिटाइज भी कर दिया लोगों ने। तो हम इस तरह की चीज़ें अपने कस्टमर्स को बता सकते हैं कि IBM ये करता है, बाकी कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो ये करती हैं। एप्लीकेशंस को या वेब एप्लीकेशन को आमतौर पे लोग इस तरह से इन चीज़ों पे इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। ये चीज़ें बताने के बाद हमने उनकी हेल्प की एंड दे शुड सिलेक्ट अ सबसेट कि अच्छा हमारे लिए भी यही चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही हैं, और फिर प्रायोरिटाइज करना कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम इंपॉर्टेंट है, और फिर उसको अगर हम 1 से 5 के स्केल पे इंपॉर्टेंस उसकी ले लें उनसे, तो फिर हम बता सकते हैं कि ऑलराइट इतनी इंपॉर्टेंस, या परसेंटेज के फॉर्म में भी बात कर ली जाती है कि अवेलेबिलिटी हमें 99% चाहिए फॉर एग्जांपल, रिलायबिलिटी हमें 99.99% चाहिए, यूजेबिलिटी भी हमें किसी एक्सटेंट तक चाहिए। इस तरह क्राइटेरिया जो होंगे वो मेजरेबल होंगे, क्वान्टिफाइबल होंगे। और फिर जैसे हम रिलायबिलिटी मेजर कर सकते हैं बाय एग्जीक्यूटिंग ए सिस्टम फॉर मे बी 100 आवर्स और 200 आवर्स, और फिर बता दें कि हाँ जी 99% सिस्टम जो था वो रिलायबल है, या 99.99% टाइम के लिए सिस्टम अवेलेबल रहा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो दिस इज़ क्वान्टिफाइबल थिंग। और फिर उसके बाद क्या करें, उसके बाद एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, जैसे मैंने ये जो आखिरी बात की, क्वान्टिफाइबल होने के बाद जब मैं कह रहा हूँ कि 99% फलां चीज़ होनी चाहिए, 89% ये चीज़ होनी चाहिए, 90% कोई और चीज़ होनी चाहिए, तो दिस इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर ईच एट्रीब्यूट। तो जो जो एट्रीब्यूट सेलेक्ट किए हैं, मिसाल के तौर पर एट्रीब्यूट सेलेक्ट किए गए रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड अवेलेबिलिटी, तो इन तमाम एट्रीब्यूट्स के अंदर किस किस चीज़, कौन सी चीज़ 90% चाहिए, कौन सी 80% चाहिए, इस तरह का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आइडेंटिफाई किया जाए। और ये जो क्राइटेरिया है ये यकीनन जो कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल्स को सेम में रखते हुए बनाएगी, और उसके ऊपर एग्री करना ज़रूरी है दोनों साइड्स का। एंड वंस द एग्रीमेंट हैज़ बीन रीच्ड on this acceptance criteria, अब both parties they should keep in mind कि satisfaction of this acceptance criteria is a trade off between time, cost and quality। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि ये acceptance criteria immediately meet हो जाएगा, अगर टाइम ने परमिट किया तो मीट होगा, वरना शायद किसी हद तक मीट हो, किसी हद तक मीट ना हो। अगर कॉस्ट बेयर करने की कैपेबिलिटी होगी दोनों में से किसी पार्टी के पास, ज़ाहिर बात है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इफ़ इट इज़ टू हाई, तो फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस पर कॉस्ट भी थोड़ा सी हाई आएगी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि सॉफ्टवेयर बनवा रही है या सॉफ्टवेयर खरीद रही है, तो सोच सकती है कि ठीक है इतना परफेक्ट नहीं है अभी तो, लेकिन अभी इतनी कॉस्ट में ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, तो फाइन। वो एक क्राइटेरिया जो कि 100% मीट नहीं भी हो रहा, जो हमने कहा था 99.99% अवेलेबिलिटी चाहिए, अगर हम अभी 97% को अफोर्ड कर सकते हैं तो वो इट्स ए फाइन, 97% अवेलेबिलिटी इज़ ऑल राइट। तो इसमें बिजनेस गोल्स या जो कस्टमर्स के जो बजट्स हैं वो भी काफ़ी इन्वॉल्व हुए होते हैं। अब ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऐसा नहीं है कि इस वक्त आके बनेगा जब हमारी एप्लीकेशन मुकम्मल हो चुकी है, ऐसा नहीं है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया या एक्सेप्टेंस टेस्ट कहना चाहिए, एक्सेप्टेंस टेस्ट प्लान, ये काफ़ी पहले बन जाते हैं। वो बिल्कुल रिफ़ाइन हो सकते हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन ये शुरू में बन जाने चाहिए,
कि हमें पता हो कि हम कितने % क्या चीज़ चाह रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली। वक्त के साथ साथ वो रिफ़ाइन होती जाएगी, और ये जो वक्त के साथ साथ रिफ़ाइन होना है इसका मतलब यही है कि जो हमारी जो दोनों पार्टीज़ हैं उनको पता है कि ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मीट करना 100% मीट करना अगर पॉसिबल ना हो तो हम कितना मीट कर सकते हैं। व्हाट इज़ द ट्रेड ऑफ, हम इतने टाइम में, इतने बजट में, इतने रिसोर्सेज को लगाते हुए कितनी क्वालिटी ले सकते हैं, ये ट्रेड ऑफ लेना होता है। और इस ट्रेड ऑफ को वक्त के साथ साथ हमने क्या कहना चाहिए, रिफ़ाइन करते जा रहे होते हैं हम। तो शुरू में एक हमने क्राइटेरिया बनाया विच कैन बी रिवाइज्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये क्राइटेरिया एक मूविंग टारगेट है, ये हरगिज़ मतलब नहीं है। हमने एक रेंज तो शुरू में यकीनन जो आपके कस्टमर्स हैं उन्होंने रेंज तो रखी होगी कि इतने से इतना हमें फॉर एग्जांपल 99% तो हम डिमांड कर रहे हैं अवेलेबिलिटी, लेकिन 96-97% भी आ गई तो इट शुड बी एक्सेप्टेड। या विद सर्टेन गुड क्वालिटी एट्रीब्यूट ऑफ या विद सर्टेन गुड वैल्यू ऑफ अनदर क्वालिटी एट्रीब्यूट हम एक्सेप्ट करेंगे एक 97% हमारी अवेलेबिलिटी को भी। यूजेबिलिटी की वैल्यू हाई होगी हमारी एक्सेप्टेंस से, लेकिन अवेलेबिलिटी की ज़रा सी लो होगी, तब भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। दिस इज़ ट्रेड ऑफ। तो इस तरह से किया जा सकता है। अब एक्सेप्टेंस लेवल पर किस तरह के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, वो हमारे पायलट टेस्ट्स होते हैं या हम पैरेलल टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। ये जो पायलट टेस्ट हैं इसमें क्या होता है कि द सॉफ्टवेयर और द सिस्टम इज़ इंस्टॉल्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस, लेकिन यूज़र उसको ऐसे परसीव करते हैं कि ये जैसे परमानेंटली इंस्टॉल हो चुका है और अब हमें ये इस्तेमाल करना है। अब इसमें मिसाल के तौर पर हम किसी के लिए नई एप्लीकेशन बना रहे हैं किसी एक कस्टमर के लिए, तो अब वो क्या करेगा, वो कस्टमर अपने एंड पर ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इंस्टॉल करवा लिया उसने, और इंस्टॉल करवाने के बाद अपने यूज़र्स को कहा कि डेली रूटीन के टास्क परफॉर्म करें इसके ऊपर, और कुछ टास्क आइडेंटिफाई कर लें कि ये टास्क हम रोज़ाना परफॉर्म किया करेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे लिए कोई रजिस्ट्रेशन सिस्टम इंस्टॉल कर दिया गया फास्ट में, और अब हम उसको चेक करने की कोशिश कर रहे हैं रोज़ाना के बेसिस पे। तमाम यूज़र्स रोज़ाना कोशिश करते हैं कि उस पर कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म की जाए। कुछ यूज़र्स एक दिन रजिस्ट्रेशन की एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, कुछ यूज़र्स दूसरे दिन परफॉर्म करेंगे, कुछ यूज़र्स तीसरे दिन परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल ऐसे कैसे रियल रजिस्ट्रेशन हो रही है और रूटीन रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है इसको। हम ये कह रहे हैं कि देखते हैं कि ये एप्लीकेशन कितनी रेडी है हमारे इस तमाम रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ करने के लिए या उसको सपोर्ट करने के लिए। और सिर्फ जो रजिस्ट्रेशन करने वाले यूज़र्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं, जो दूसरे एंड के यूज़र्स हैं जैसे एकेडमिक स्टाफ है वो अपना काम कर रहा होगा रोज़ाना के बेसिस पे। और हम कहेंगे ये अभी ये वाली जो एप्लीकेशन है ये अभी क्या कहते हैं उसको, टेस्टिंग फेज़ में। तो ये जो हम टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे लिए एक डेवलपमेंट टीम जो यहाँ पे इस रजिस्ट्रेशन सिस्टम की डेवलपमेंट टीम फॉर एग्जांपल टीम एक्स है कोई, उस टीम एक्स ने फास्ट में आके हमें इंस्टॉल करके दे दिया और हम लोग उसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे बीटा टेस्ट है ये। तो हम बीटा टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं जो कि हमारे एंड पर, हमारी साइट पर जो कस्टमर है इस एग्जांपल में हमारे एंड पर परफॉर्म की जा रही है, और हमारे यूज़र्स, हमारे एंड पर बैठे हुए यूज़र्स इसको इस्तेमाल कर रहे हैं as if it is the permanent system, though it has been installed on experimental basis only. तो बाज़ का ऐसा होता है कि हमारे पास जो कस्टमर होते हैं वो ऐसा नहीं होता कि एक ही कस्टमर होगा या चंद कस्टमर होंगे। वी डू नॉट नो कि कितने कस्टमर्स होंगे। हम कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जैसे ब्राउज़र हो गया, तो अब भी हम ऐसे ही करेंगे। हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, यानी ब्राउज़र इंस्टॉल कर दिया लोगों के पास या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया लोगों के पास, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम या ब्राउज़र को हम इंस्टॉल करने के बाद हम लोगों को कह रहे हैं कि आप इसको इस्तेमाल करें एज इफ़ यू यूज़ एनी अदर ब्राउज़र और एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरह का जो टेस्ट होगा, पायलट टेस्ट, उसको हम कहेंगे इन अल्फ़ा टेस्टिंग या अल्फ़ा टेस्ट। तो इन दोनों पॉइंट्स पे ये जो हमारे यूज़र्स होंगे वो बताएंगे कि सिस्टम कितना रेडी है टू बी यूज्ड। एक में वो इन हाउस हैं, यानी हम अगर डेवलपर थे तो हमारे ही एंड पर वो यूज़र्स बैठे हुए, लेकिन उन्हें एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद ऐसे बिहेव किया कि जैसे ही इस एप्लीकेशन को परमानेंटली इंस्टॉल किया गया था उनके पास, और वो इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं, वो उन्होंने किया इस्तेमाल वैसे ही किया उन्होंने इस एप्लीकेशन को। इसका मतलब है देयर आर सर्टन फंक्शनैलिटीज़ और लिस्ट ऑफ फंक्शनैलिटीज़ जो उनसे कहा जाएगा कि आप ये ज़रूर चला के देखें। तो चाहे बीटा टेस्ट हो रहा हो चाहे अल्फ़ा टेस्ट हो रहा हो,
उन दोनों केसेस में वो इस्तेमाल करेंगे। तो ये पायलट टेस्ट की कैटेगरी एक तरह से बन जाती है। दूसरी कैटेगरी है पैरेलल टेस्टिंग की। ये तब परफॉर्म की जाती है जब हम एक एप्लीकेशन किसी को दे रहे हो जो कि एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को रिप्लेस करेगी। जब इसने एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को रिप्लेस करना है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक नया सिस्टम बना रहे हैं वो भी दे देंगे, और जो पुराना सिस्टम है उसके साथ साथ इसको टेस्ट करेंगे। तो नया सिस्टम में भी तमाम एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, लेकिन साथ साथ पुराना सिस्टम भी तमाम रिकॉर्ड रख रहा है, तमाम तरीके से ऑपरेट हो रहा है। मिसाल के तौर पे जब हमें फ्लेक्स इस्तेमाल करने को कहा गया, इससे पहले हम लोग नियॉन इस्तेमाल करते थे। तो नियॉन को इम्प्रूव करके, या नियॉन का एक नया वर्जन कह लें आप, या नियॉन की जगह हमें एक और सिस्टम जो मिला इस्तेमाल करने को, वो फ्लेक्स था। तो अगर हम सारे काम दो दफ़ा कर रहे होते, मैं एज ए फैकल्टी मेंबर नियॉन पे भी आपके मार्क्स अपलोड कर रहा होता और फ्लेक्स पे भी अपलोड कर रहा होता, फिर हम साथ साथ देखते जा रहे होते कि इन दोनों पे अपलोड करते हुए मुझे क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ रही हैं, या क्या मुख्तलिफ है इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी इन फ्लेक्स देन या फ्रॉम द फंक्शनैलिटी इन नियॉन। तो मैं ये चीज़ें देखते जा रहा होता, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं एक तो यूज्ड हो जाता नए सिस्टम से, दूसरा मैं कंपेयर कर सकता कि कौन सी चीज़ किस में बेहतर है। अगर मुझे लगता है कि अब एक नई एप्लीकेशन फ्लेक्स ही इस्तेमाल होनी है और नियॉन में कोई एक दो चीज़ें बेहतर नज़र आ रही थी इससे, तो मैं वो रिपोर्ट कर दूंगा कि दीज पर्टिकुलर फीचर्स आर बेटर इन नियॉन। तो वो अब क्या होगा, अब नए सिस्टम में वो डालने की कोशिश की जाएगी कि अच्छा ये चीज़ें कुछ अगर उसमें बेहतर थी, फॉर एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ यूजेबिलिटी हो सकता है, या कोई और कंसर्न हो सकती है, कोई और चीज़ हो सकती है, तो वहाँ से वो मूव की जाएंगी इनटू द न्यू सिस्टम। तो नया जो पैरेलल टेस्टिंग है उसमें इस तरह से काम चल रहा होता है, और आहिस्ता आहिस्ता हम कुछ अर्सा डुप्लीकेट करते हैं काम को, कुछ अर्से के बाद हम एक नए सिस्टम को अडॉप्ट कर चुके होते हैं। ये जो पायलट टेस्ट के दौरान हमने लिखा इंस्टॉल ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस, इसको लोग इंस्टॉलेशन टेस्टिंग भी कहते हैं। जब हम इंस्टॉल करते हैं ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस, वहाँ पर हमें कुछ टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने पड़ रहे होते हैं। बिफोर वी स्टार्ट द फॉर्मल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जिसको हम बीटा या अल्फ़ा कह रहे हैं यहाँ पर, उससे पहले द सिस्टम शुड बी कॉन्फ़िगर्ड, और उससे पहले सारी इन्वायरमेंट और जितने भी हार्डवेयर वगैरह चाहिए अगर उसके लिए, या कोई और चीज़ चाहिए, वो तमाम चीज़ें प्रॉपर्ली इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, और उनको बीच में कम्युनिकेट करने वाली कैपेबिलिटी उनकी होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि वो एप्लीकेशन स्टैंड लोन पड़ी हैं या हमारी डिवाइसेस स्टैंड लोन पड़ी हैं। एवरीथिंग शुड बी वेल इंटीग्रेटेड, ताकि वो उसके ऊपर हम इवेंचुअली ये तमाम के तमाम टेस्ट एग्जीक्यूट कर सकें। Once the system has been configured, relevant devices have been integrated and they start communicating, सिस्टम के फॉर एग्जाम्पल नेविगेशन वगैरह मुकम्मल चल रही है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम रिग्रेशन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। हमने जो रिग्रेशन टेस्ट के लिए सेट ऑफ टेस्ट केसेस लिखे हुए वो बस एक बार चला देंगे। तो इसका मतलब अगर वो तमाम के तमाम जो रिग्रेशन टेस्ट हैं वो चल गए हैं, चीज़ें चल रही हैं, इसका मतलब सिस्टम हैज़ बीन इंस्टॉल्ड प्रॉपरली and it should now be tested by real users। तो इंस्टॉलेशन टेस्टिंग जो होगी वो हमारी परफॉर्म की ही जाएगी जब भी हम पायलट टेस्ट परफॉर्म करने जा रहे होंगे। जब हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग परफॉर्म कर चुके होते हैं तो फिर आउटकम क्या निकलती है। हमारी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की बाद की जो चीज़ें होती हैं उसमें ये 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। या तो द सिस्टम इज़ एक्सेप्टेड अनकंडीशनली, ऑल राइट द सिस्टम मीट्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स, या द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हैव बीन मेट। दूसरी चीज़ होती है कि सिस्टम को हम सर्टेन कंडीशंस बीइंग मेट की बेस पर एक्सेप्ट करें कि अच्छा हम इस सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं अगर ये 3 चीज़ें, 5 चीज़ें, 7 चीज़ें, 2 चीज़ें, 6 चीज़ें पूरी हो जाएँ तो in this amount of time, for example x number of weeks। तीसरी पॉसिबिलिटी होती है रिजेक्ट द सिस्टम। ये काफ़ी ऐसे कहना चाहिए कि इस तरह का जो डिसीजन है रिजेक्ट द सिस्टम वाला, ये बड़ा रेयर सा डिसीजन है। ये नहीं इतने आराम से होता नहीं है। ये तभी हो सकता है जब आपकी सिस्टम की क्वालिटी वाकई बहुत बुरी हो और जो रिक्वायरमेंट्स दी जा रही हैं
एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दिया जा रहा है। इस वक्त ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस भी मीट नहीं किया जा सकता। ये जो हमारा सेकंड पॉइंट है, एक्सेप्टेंस सिस्टम सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस बीइंग मेट, इसकी एक मिसाल ये हो सकती है कि हो सकता है हमें एक लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स दी जाए जिसके बारे में बताया, जिसमें लिखा गया हो कि ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि सेटिस्फाइड नहीं हैं, ये ऐसी हैं विच शुड बी रिवाइज्ड एंड दीज आर द रिक्वायरमेंट्स विच मस्ट बी एडिड और डिलीटेड। साथ एक टाइम पीरियड दिया गया हो कि इतने अरसे के अंदर हमें ये जो अनसेटिस्फाइड रिक्वायरमेंट्स हैं ये हम चाहते हैं कि सेटिस्फाइड रिक्वायरमेंट्स की कैटेगरी में बदल जाएँ। ये रिक्वायरमेंट्स हैं इनको हम चाहते हैं कि ज़रा से चेंज आ जाए हमारी फंक्शनैलिटी के अंदर, या इन रिक्वायरमेंट्स को ज़रा सा मुख्तलिफ तरीके से मीट किया जाए, या ये 2-3 रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जो कि नई हैं ये ऐड कर दी जाए, या ये 1-2 रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जो कि एक्स्ट्रा काम है, हम चाहते भी नहीं है कि ये एक्स्ट्रा चीज़ हमें डिलीवर हो, आप इसको रिमूव ही कर दें फंक्शनैलिटी को। तो इस तरह की चीज़ें हमारी एक सेकंड कैटेगरी में आ रही होती हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सेप्ट द सिस्टम सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस बीइंग मेट।